हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। खुश आमदीद कहते हुए आपको इस हफ्ते के प्रोग्राम में नाज़रीन हर हफ्ते वर्ल्ड इन व्यू के तवज्जुद से सैर करवाते हैं, आपको पूरी दुनिया की लेकर चलते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जहां पर कुछ दिलचस्प, कुछ मालूमाती, कुछ तहकीकाती, कुछ इंकशाफात पर मबनी और कुछ हैरत अंगेज़ रिपोर्ट्स होती हैं आपकी मुंतज़िर। तो इस हफ्ते प्रोग्राम के तवज्जुद से आपको कितने ममालिक की सैर करवाएंगे, जानने के लिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की समरी की जानिब। इंसानी हकूक़ पर अमरीका की सालाना रिपोर्ट, कचरा उठाने वाली कश्ती, अफ्रीकी हाथियों की नस्ल को खतरात, ब्राज़ील में लाखों लोग गुर्बत का शिकार, आइसलैंड में लावा उगलता आतिशफ़शां और ईरान चीन मुआशी माहिदे की रिपोर्ट समेत बहुत सी रिपोर्ट्स होंगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। ईरान और चीन के माबैन 25 साल तक स्ट्रैटेजिक और इकनॉमिक तावन का मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत चीन ईरान के तवानाई और अस्करी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। खत्ते में होने वाली इस अहम तस्वीराती शराकत दारी के मुआहिदे से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन और ईरान के माबैन आइंदा 25 साल तक तस्वीराती ताउन और शराकत दारी का मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत चीन ईरान की तवानाई और अस्करी शोबों में सरमायाकारी करेगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी का ये मुआहिदा रवां हफ्ते चीनी वजीर खारजा वांग जी के 2 रोजा दौरे के दरमियान तय पाया है। मुआहिदे पर दस्तखत होने से कबल चीनी वजीर खारजा ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीनी वजीर खारजा का कहना था कि चाहे दुनिया इस सूरत हाल को जो समझे, चीन ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का फैसला अटल है। ईरानी सदर से मुलाकात में वांग जी ने ईरान के नए साल पर चीनी सदर शी जिनपिंग का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया और ईरानी हुकाम की तरफ से चीनी वफ्द का खैर मकदम करने पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि दुनिया की बदलती सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती शराकत दारी निहायत अहम है। उन्होंने कहा, चीन ईरान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और अपने तशख्खुस की हिफाजत के हवाले से उसका हामी है। वांग जी का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन होने वाले शराकत दारी के मुआहिदे से मुस्तकबिल की तरक्की का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात के 50 साल बीत गए हैं और ये मुआहिदा दोनों फरीकैन के माबैन आइंदा ताउन के फरोग और मुश्तरका मफादात की मनाजिल का तयन करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक के लोग मुस्तफीद होंगे बल्कि आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम में भी इजाफा होगा। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि चीन ईरान समेत खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ ताउन की फजा को कायम करने के लिए तैयार है और आलमी धौंस धमकी की परवाह किए बगैर दुनिया में बराबरी, मसावात और इंसाफ का कायल है। उन्होंने कहा, खित्ते में बैरूनी मुदाखलत से पैदा होने वाली सूरत हाल को संजीदगी से देखा जाए वरना इसके नताइज बुरे होंगे। वांग जी का कहना था, खित्ते में पायदार तरक्की और मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा, मशरिक़ वुस्ता के लिए चीन के 5 निकाती एजेंडे में इन ममालिक की इलाकाई सालमियत, आज़ादी, तरक्की, शराकत दारी और सलामती के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क शामिल हैं। इस मकसद के लिए चीन इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहां है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि ईरान के सारे लोग चीन को अहम दोस्त और शराकतदार समझते हैं। उन्होंने कहा, ईरान वबा के कंट्रोल समेत दीगर शोबों में चीन से शराकत दारी को फरोग देने का ख्वाहां है और खित्ते की सलामती और सालमियत का हामी है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि ईरान के सारे लोग चीन को अहम दोस्त और शराकतदार समझते हैं। उन्होंने कहा, ईरान वबा के कंट्रोल समेत दीगर शोबों में चीन से शराकत दारी को फरोग देने का ख्वाहां है और खित्ते की सलामती और सालमियत का हामी है। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान पर कसीरुल मुल्की जौहरी मुआहिदे में वापस आने के लिए और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका कोई शराइत आयद न करे बल्कि मुआहिदे पर अमल दरामद करे। उन्होंने मुआहिदे पर कारबंद रहने की वजह से चीन की तारीफ करते हुए दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मजीद फरोग देने का इरादा किया। चीनी वजीर खारजा ने अमरीका से मुतालबा किया कि जौहरी मुआहिदे के हवाले से ईरान पर यकतरफा पाबंदियों से परहेज किया जाए। उन्होंने कहा, अमरीका की तरफ से मुआहिदे में वापसी की ख्वाहिश यकीनन खुशाइंद है। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका सबसे पहले इन पाबंदियों का खात्मा करे। ईरानी वजीर खारजा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर अली लारिजानी और ईरानी हम मनसब जवाद जरीफ से अलहदा मुलाकातें की, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फरोग देने और शराकत दारी को मजबूत करने के हवाले से बातचीत की गई है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन और ईरान के बढ़ते ताल्लुकात पर कई साल से फिक्रमंद हैं। रवां हफ्ते दोनों ममालिक के माबैन होने वाले मुआहिदे के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि वो परेशान हैं।
और अब आपको लेकर चलते हैं आइसलैंड, जहां पर आइसलैंड के हजारों बाशिंदे बहते लावे का नजारा करने के लिए आग उगलते आतिशफशां का रुख कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा से पाबंदियों से परेशान हाल लोगों के लिए आतिशफशां से दहकते लावे के मनाजिर भी किसी तफरीह से कम नहीं। आतिशफशां से पानी की सूरत बहते लावे से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। आइसलैंड में दारुल हुकूमत से 30 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरबी रेकजेंस पेनिनसुला में आग उगलता आतिशफशां लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और हजारों लोग बहते लावे को देखने के लिए इस इलाके का रुख कर रहे हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते से इस आतिशफशां से लावे के चश्मे बह रहे हैं और हजारों आइसलैंड के बाशिंदे वबा की पाबंदियों से तंग इस मंजर को देखने के लिए जोक दर जोक इस इलाके का रुख कर रहे हैं। इस नायाब मंजर को देखने के लिए सयाह, फोटोग्राफर, साइंसदान पहाड़ी सफर तय करके इस आग उगलते मंजर को देखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। पेशे के एतबार से एक फोटोग्राफर गुनार फ्रेयर का कहना है कि आतिशफशां से निकलने वाले लावे और इनसे तरतीब पाने वाले मंजर को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ये मंजर किसी भी सूरत भुलाने वाला नहीं है। मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं इसको कैसे बयान करूं। प्रेयर का कहना था कि इस कदर लोगों के रश में यहाँ आतिशफशां के दहाने पर मौजूद होना मेरे लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा, 2020 के बाद पहली मर्तबा इस कदर लोगों के इज्तिमा को देखकर तस्कीन मिली है और मेरे ख्याल में लोगों को घरों से बाहर निकलने का जवाज मिला है कि वो वबा की परेशानियों को भुलाकर इस मंजर को देखने और इससे लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ आए हैं। फ्रेयर का कहना था कि इस मंजर को देखने के लिए आने वाले वबा और इसके असरात को भूल बैठे हैं। एक दूसरे फोटोग्राफर एलन जोर्क का कहना था कि ये मंजर हैरान कुन हद तक खूबसूरत और काबिल दीद है। उन्होंने कहा, वो यहाँ तीसरी मर्तबा आए हैं और हर मर्तबा यहाँ का मंजर मुख्तलिफ है। एलन का कहना है कि लावे के बहते चश्मों से पहले लोग इस आतिशफशां के सिरे और दहाने पर आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन अब इसके करीब जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उगलते लावे ने आतिशफशां के करीब जाने को नामुमकिन बना दिया है। एडवेंचर गाइड खातून एरिन लिंडा का कहना है कि मैं तीसरी मर्तबा यहाँ आई हूँ ताकि आतिशफशां से उगलते आग के रंगों से लुत्फानंदोज हो सकूं। ताहम मेरा दिल सेर नहीं होता और मैं बार बार यहाँ आ जाती हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है यहाँ कोई म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है और बहुत से लोगों को यहाँ देखकर दिली खुशी हो रही है। फोटोग्राफर एलन का कहना था कि पहले दिन से यहाँ लोगों का रश है और पूरी वादी लोगों से भर चुकी है। लोग वबा की मुसीबतों को भुलाकर इस लावे के दहकते रंगों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग पहाड़ियों पर बैठे आतिशफशां से बहते लावे को देख रहे हैं, गाने गा रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ सुर संगीत की महफिल है। बिलाशुबा ये मंजर बेमिसाल है। माहिरीन का आतिशफशां के हवाले से कहना है कि हो सकता है ये लावे उगलने का अमल अगले लम्हे खत्म हो जाए और मुमकिन है कि सालों तक आतिशफशां आग उगलता रहे। उनका ख्याल है कि ये अमल दहाइयों तक भी जारी रह सकता है। कोरोना वबा के बाइस पूरी दुनिया की तरह ब्राजील की मईशत भी ज़बोहाली का शिकार है और लाखों लोग गुर्बत के दहाने पर पहुंच चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की 13% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इस हवाले से देखते हैं ये मालूमाती रिपोर्ट। कोरोना आलमी वबा की वजह से पूरी दुनिया की तरह ब्राजील की मैशियत भी जुबों हाली का शिकार है और लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ब्राजील की लगभग 27 मिलियन की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी जी रही है और जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। 6 बच्चों की तनहा किफालत करने वाली 33 साला तातियाना ओरोजो और ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो करीबी हमसाए हैं, लेकिन दोनों के लिए ये कायनात मुख्तलिफ है। तातियाना ब्राजील के सदारती महल से कुछ फासले पर दूसरे 36 खानदानों के साथ झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर है। कच्ची बस्ती के इन मकीनों का जरिए माश कचरे को इकट्ठा करने और इससे बरामद होने वाली अशिया को फरोख्त करने पर मुनहसिर है। इन खानदानों का ताल्लुक उन 40 मिलियन ब्राजील के लोगों से है जिन्हें ब्राजील की हुकूमत और मुआशरे की तरफ से नजरअंदाज किया गया है और उनकी मुसीबतों भरी जिंदगी के चैलेंजेस से चश्म पोशी इख्तियार की गई है। तातियाना का कहना है कि वो ब्राजील के सदारती महल के साथ कच्ची बस्ती की मकीन होने के सबब सदर के हमसाए में रहती है और रोजाना
ब्राजील के सदर को आते जाते देखती है और वो इस बात पर यकीन रखती है कि सदर भी उनको देखते हैं। अपनी झोंपड़ी के बाहर कचरे से काबिल इस्तेमाल प्लास्टिक को इकट्ठा करते हुए उसका कहना है, ये कैसे हो सकता है कि ब्राजील का सदर रोजाना यहाँ से गुजरता है और वो इन खानदानों से बेखबर है जो बिल्कुल उसके पड़ोस में जिंदगी की मुश्किलात से नबरदाज़मा हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता साल इमदादी प्रोग्राम में उसे रकम दी गई थी, लेकिन नवंबर में उसका नाम इस फहरिस्त से खारिज कर दिया गया और उसे कहा गया कि आप इस इमदादी प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो सकती। हालांकि मेरे 6 छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली उनकी किफालत करती हूँ। अब इनकी परवरिश करना और इन्हें पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो की प्रोफेसर जोयो सबोया का कहना है कि ब्राजील की मैशियत ज़बूहाली का शिकार है और इस साल की इब्तिदा से वबा की होने वाली लहर ने मुआशी मसाइल और मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा, आने वाले महीनों में यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कच्ची बस्ती एसोसिएशन के सदर गिल्सन रॉड्रिगेज का कहना है कि ब्राजील में लाखों लोग भूख का शिकार हैं और बेरोजगारी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, लोगों को अपनी बुनियादी जरूरियात के हुसूल के लिए इमदाद की कतारों में खड़ा होना पड़ता है और हंगामी इमदाद में फीकस $50 की इमदाद खानदान की किफालत के लिए नाकाफी है। अफ्रीका में हाथियों के गैरकानूनी शिकार और हाथी दांत के कारोबार ने वहां के हाथियों की नस्ल को मादूम होने के खतरात से दो चार कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस कारोबार को रोकने के लिए फौरी अमली इक़दामात करने की जरूरत है, वरना ये जानवर गायब हो जाएंगे। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अफ्रीका के जंगलात में रहने वाले हाथियों की नस्ल गैर कानूनी शिकार और हाथी दांत के कारोबार की वजह से मादूम होने के खतरात से दो चार है। माहिरीन का ख्याल है कि इस हवाले से फौरी अमली इक़दामात करने की जरूरत है, वरना जमीन से इस जानवर की नस्ल नापैद हो जाएगी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से आलमी यूनियन के सर्वे और तज्ज़िये में ताकीद की गई है कि हाथी दांत के हुसूल के लिए हाथियों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, जिससे अफ्रीका की मकामी हाथियों की 2 अक़साम को मादूम होने के खतरात लाहिक हो गए हैं। तहफ़्फ़ुज़े जानवरों की इक़साम और उनमें से खतरात का शिकार जानवरों के इक़साम के हवाले से रेड लिस्ट में इंकशाफ किया गया है कि आइंदा कुछ बरसों में अफ्रीकी हाथी और स्वाना हाथियों की नस्ल के खत्म होने के खतरात में इजाफा हो गया है। आलमी तंजीम IUCN के माहिर खुसूसी बेन ऑक्टा का कहना है कि अफ्रीका में बसने वाले स्वाना हाथी की नस्ल को सिर्फ खतरा और मकामी हाथी की नस्ल अफ्रीकी हाथी को शदीद खतरात लाहिक हैं। मुख्तलिफ इक़साम की नस्ल को खतरे के हवाले से तैयार करदा फहरिस्त में कहा गया है कि अफ्रीका में हाथियों की दोनों इक़साम के मादूम होने का खदशा है, क्योंकि इन हाथियों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। उन्होंने कहा, ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 31 साल की मुद्दत में अफ्रीकी हाथियों की तादाद में 86% कमी हुई है, जबकि गुज़श्ता 50 साल के दौरान स्वाना हाथियों की तादाद में 60% कमी हुई है, जिसकी बुनियादी वजह हाथी दांत के हुसूल के लिए हाथियों का गैर कानूनी शिकार है। बेन ऑक्टे का कहना है कि इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हैं, क्योंकि जो जानवरों की अक़साम मादूम होने के खतरात से दो चार हों और उनकी तादाद में मुसलसल कमी हो रही हो, ये इंतहाई खतरनाक और परेशान कुन अलामात हैं। उन्होंने कहा, जिस किस्म को फहरिस्त में खतरनाक खाने में दर्ज किया जाता है, तय बात है कि वो किस्म मादूम हो जाती है जब तक कि उसे महफूज रखने के लिए मुस्बत अमली इक़दामात न किए जाएं। खतरनाक और नाजुक सूरत हाल का जिक्र करते हुए ओक्टा का कहना था कि इन दोनों अक़साम के हाथियों की तादाद में तेजी से कमी हो रही है। अगर इस कदर कम होती तादाद को रोकने के लिए इक़दामात न किए गए तो ये हाथियों की दोनों अक़साम धरती से गायब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कारोबार के लिए शिकार के अलावा जानवरों के लिए जंगलों में मुनासिब जगह और क़याम के लिए तंग होती जमीन भी इन जानवरों की खामोश कातिल है और इंसानों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा, जबकि जानवरों और परिंदों और दूसरे हशरातुल अर्ज की बहुत सी इक़साम इस वक्त मादूम होने के खदशात और खतरात से दो चार हैं और पूरी दुनिया में यही कैफियत है। IUCN के मुताबिक 1,34,000 पौधों की और जानवरों की इक़साम में से 1/3 मादूम होने के खतरात से दो चार है। इसलिए जमीन के हुस्न को बरकरार रखने के लिए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत जरूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के हवाले से परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि आलमी सतह पर यह रुझान गलत सिमत में जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की बुलंद तरीन सतह को बरकरार रखने के लिए हमें भी अपने मुल्क में काम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से देखते हैं ये तहकीकाती रिपोर्ट।
عالمی خبررساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے انسانی حقوق کے حوالے سے سالانہ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے جاری رجحان غلط سمت میں بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک کی حکومتیں کورونا وائرس کی آڑ میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا استحصال کر رہی ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رہی ہیں۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن انسانی حقوق کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا اس رپورٹ میں پوری دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی خلاف ورزیوں کا ذکر ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا رخ غلط سمت میں جا رہا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں، انہیں سڑکوں پر قتل کیا گیا ہے، قید میں ڈالا گیا ہے اور ہر طرح کے ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے ایک دن میں فوجی حکمرانوں نے میانمار میں 100 سے زائد افراد کو قتل کر دیا ہے، جس میں 4 بچے بھی شامل تھے، جن میں سے ایک بچے کی عمر 5 سال تھی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ برما کے لوگ فوجی حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن پوری دنیا دیکھ اور سن رہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم مطالبات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رہا کیا جائے، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے اراکین کو تشدد سے نجات دلائی جائے اور دوبارہ جمہوری منتخب حکومت کو اقتدار دیا جائے، جبکہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں ضرور کھڑا کرے گا۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ عالمی کورونا وبا کی آڑ میں بہت سے ممالک نے اپنے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کر دیا ہے اور اپنے ناقدین کو اذیت اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سے ممالک کی طرف سے ہمیں کہا جائے گا کہ امریکہ کو ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں جاری حالات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں غیر مساوی سلوک اور نسل پرستی جیسے رویے اب بھی رواج پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس حوالے سے کھلے عام بات کرتے ہیں اور شفافیت سے ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی بنیادی فرق ہے ہماری جمہوریت اور دنیا کے کچھ ممالک میں رائج طرز حکمرانی میں، جہاں صرف کچھ لوگ مطلق العنان ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جتنا ہم اپنے ملک میں انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے، اتنا زیادہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے تحفظ کی وکالت کر سکیں گے، کیونکہ صدر بائیڈن جانتے ہیں کہ ہم اپنی مثال پیش کر کے دنیا کو قائل کریں کہ انسانی حقوق کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ ہر سال امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ کا اجرا کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے لگ بھگ 200 ممالک میں انسانی حقوق اور ان کی خلاف ورزیوں کا مکمل تجزیہ کیا جاتا ہے۔ سمندر کے ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے اور آبی حیات کو گندگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ملیشیا میں دریاؤں سے کچرا اکٹھا کرنے کے لیے کشتیوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سمندروں کے ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے، دریاؤں کو گندگی اور کچرے سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کی ایک نجی کمپنی کے تعاون سے ملیشیا کے دارالحکومت سے 40 کلومیٹر فاصلے پر واقع دریائے کلانگ سے کچرے اور آلودگی کو صاف کرنے کے لیے جدید مشینری سے لیس کشتی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کو سرسبز کرنے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی برطانیہ کی ایک نجی کمپنی کے تعاون سے سمندروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے دریاؤں کی صفائی کے حوالے سے مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت ملیشیا کے دریائے کلانگ میں ایک ڈچ خیراتی تنظیم کی بنائی گئی جدید کشتی اوشن کلین اپ کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کشتی پر جدید مشینری نصب کی گئی ہے، اس کو انٹرسپٹر 005 کا نام دیا گیا ہے۔ دریائے کلانگ کی رہائشی ایک خاتون لائڈیا میلر کا کہنا ہے کہ برطانوی نجی کمپنی کی طرف سے دریا کی صفائی کے لیے تعاون بہت بڑا قدم ہے۔ انہوں نے کہا اس میں مزید بہتری بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے خیال میں دریائے کلانگ کی صفائی سے اس کا منظر خوبصورت ہو جائے گا۔ اوشن کلین اپ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بویان سلیٹ کا کہنا ہے کہ ملیشیا دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں اس جدید مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کشتی یومیہ 100 سے 110 ٹن تیرتا ہوا کچرا اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تاکہ دریا کے راستے بہ کر یہ کچرا سمندر کو آلودہ نہ کر سکے۔ سن 2019 میں پہلی دفعہ دریائے کلانگ میں اس کشتی کو تعینات کیا گیا تھا۔ اوشن کلین اپ نے سن 2019 میں مختلف ممالک کی آلودہ آبی گزرگاہوں کو صاف کرنے کا اعلان کیا
کیا تھا۔ دنیا کے ان ممالک میں انڈونیشیا، ڈومینیکن ریپبلک، ویتنام، امریکہ، جمیکا اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی ابتدا کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ کا اجرا کر دیا ہے، جس میں وبا کی لیبارٹری میں پیدائش کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ روس نے بھی جانوروں کو محفوظ بنانے کے لیے ویکسین تیار کر لی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی ابتدا کے حوالے سے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں چین کے شہر ووہان کی لیبارٹری سے وبا پھیلنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کی پیدائش اور اس کی ابتدا کے حوالے سے ووہان میں ہونے والی تحقیقات کی رپورٹ کا اجرا کر دیا ہے، جس میں وائرس کی ابتدا کسی لیبارٹری سے ہونے کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت نے تحقیقات کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا ہے کہ وائرس لیبارٹری کی بجائے کسی کولڈ فوڈ چین اور فروزن پروڈکٹ سے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ رپورٹ میں ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ وائرس کی ابتدا کو جاننے اور اس کی پیدائش کو سمجھنے کے لیے عالمی طور پر کیسز کا ڈیٹا جمع کرنے سمیت ممکنہ طور پر اس وائرس کا باعث بننے والے جانوروں کی اقسام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں نہایت ضروری ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے تحقیقاتی مشن کی سربراہ پیٹر بین ایمبارک کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے انہیں ڈیٹا تک مکمل رسائی دی گئی ہے، تاہم دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ڈیٹا کی رسائی کو چین کے آئین اور قانون کے تابع رہ کر معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب سمیت پوری دنیا میں غیر ملکی افراد کو ڈیٹا تک رسائی دینے کا یہی طریقہ اور دستور ہے۔ انہوں نے کہا ووہان میں تحقیق کے دوران پوری دنیا ہماری ٹیم کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے پوری ٹیم عالمی دباؤ کے باوجود محتاط انداز میں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔ دونوں اطراف سے ماہرین اور سائنسدان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے تھے اور میرے خیال میں ان تحقیقات کو دنیا کے سامنے لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ کا کہنا تھا انہیں رپورٹ لکھتے وقت کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور ٹیم میں موجود تمام ماہرین اور سائنسدان اس رپورٹ پر مکمل طور پر متفق ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے وائرس کی ابتدا سے متعلق دیگر مفروضات پر بھی مزید تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی جانب سے شکوک کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ کرونا وائرس ووہان میں موجود لیبارٹری سے پھیلا، جبکہ اس کے ووہان کی جانوروں کی مارکیٹ سے پھیلنے کا امکان قرار دیا جاتا رہا ہے، جس کو عالمی ادارہ صحت کی طرف سے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف روس نے جانوروں کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پہلی ویکسین تیار کر لی ہے۔ روسی زرعی محکمے کے نائب سربراہ کانسٹانٹن سیونکو کا کہنا ہے کہ ہماری تیار کردہ ویکسین کی کارکردگی 90% تسلی بخش ہے اور اس کو لگانے کے بعد جانور 6 ماہ تک وائرس کے حملے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت انسان اور جانور دونوں وبا کی زد میں ہیں اور یہ بڑا چیلنج ہے کہ وبا جانوروں سے انسانوں میں اور انسانوں سے جانوروں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ سیونکو کا کہنا تھا کہ مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا تاکہ کسی ناگہانی صورتحال سے نبرد آزما ہو سکیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تاجکستان میں ہونے والے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے خطاب پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک بھارت مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، جبکہ تاجکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے روڈ میپ موجود ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں منعقد 9ویں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پرامن، خود مختار اور خوشحال افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ افغانستان میں امن اور ترقی کی خواہش پاکستان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہارٹ آف ایشیا استنبول کانفرنس افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں شریک ممالک کو اکٹھا کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ افغانستان امن عمل ایک اہم فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ 40 سالوں سے تنازعات اور عدم استحکام کا سامنا کرنے کے بعد افغانستان کبھی بھی ان مسائل کا رخ موڑنے کے اتنا قریب نہیں رہا۔ اب تک ہونے والی پیش رفت نے واقعتاً افغان قیادت کے لیے ایک جامع، وسیع البنیاد اور جامع مذاکرات کے حامل سیاسی تصفیے کے حصول کا تاریخی موقع پیدا کیا ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔
इस अमल को ठोस और नतीजा खेज मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ाया जाए। हमारी तमाही कोशिशें होनी चाहिए कि इस उम्मीद और गैर मामूली मौके को ज़ाया न किया जाए। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, अमन के बगैर आगे का कोई रास्ता नहीं है। हमें यकीन है कि अगर खित्ते में अमन व इस्तेकाम होता है तो इलाकाई रवाबित की हमारी ख्वाहिश को ताकत मिलेगी, जबकि इससे पाकिस्तान और खित्ते को फायदा पहुंचेगा। वजीर खारजा ने अफगान हम मनसब से भी मुलाकात की। दोनों वज़राए खारजा ने कॉन्फ्रेंस को अहम कदम करार दिया। वजीर खारजा से आज़रबाईजान के वजीर खारजा ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुशंबा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। अमन के लिए तस्फिया तलब मसाइल का हल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, 5 अगस्त के इक़दामात से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। पाक भारत मसाइल का कोई फौजी हल नहीं। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया गया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तिजारती तल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स फ़ाल बनाने का फैसला किया है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा तल्लुकात अहम इलाकाई, आलमी और इक़्तिसादी ताउन, हवाई रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ताउन और तालीम के शोबों में दोनों ममालिक में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है और रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग इस वबा से मुतासर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरीस ने तरक्की याफ्ता ममालिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वैक्सीन ज़ख़ीरा करना बंद करें, इसकी कोई मंतक नहीं है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वबा की तीसरी लहर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ लाखों लोग इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और हजारों अफराद इसकी भीड़ चढ़कर लुक़्मा अजल बन रहे हैं। रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वैक्सीन ज़ख़ीरा करने वाले अमीर ममालिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अमीर ममालिक वैक्सीन को ज़ख़ीरा न करें, उसकी कोई मंतक नहीं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अमीर ममालिक को कोरोना वैक्सीन दीगर ममालिक में तकसीम करने की तरगीब देते हुए कहा है कि मुझे वैक्सीन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर ये वैक्सीन हर जगह पर हर किसी को लगे तो इसमें सबका फायदा है। उन्होंने कहा कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक से अपील करते रहे हैं कि वो खरीदी गई कुछ वैक्सीन को दीगर मुल्कों के साथ शेयर करें, जबकि उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी की है। सेक्रेटरी जनरल ने अफसोस का इजहार किया कि वैक्सीन की गरीब ममालिक तक फराहमी को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अमीर ममालिक से गरीब ममालिक के लिए फौरी तौर पर कर्जों में बड़े रिलीफ का मुतालबा करते हुए कहा है कि दुनिया कर्ज के बहरान की राह पर गामजन है। अंतोनियो गुतरेस ने G20 ममालिक से मुतालबा किया है कि वो कर्ज दहिंदगान के कर्जों की अदायगियों की मुअत्तली को 2022 तक बढ़ा दें और कर्ज की वापसी के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क में तौसी करें ताकि गरीब ममालिक को कोरोना की सूरत हाल में रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि मजीद कर्जों को एक नए मैकेनिज्म की अशद जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना वबा की लहर के वार जारी है और वैक्सीन का अमल भी साथ साथ चल रहा है। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 131 मिलियन के करीब है, जिनमें से 105 मिलियन से ज्यादा मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 28.5 लाख लोग वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 23 मिलियन है, जिनमें से 1 लाख के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की यौमिया तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है और यौमिया अमवात की तादाद 70,000 से बढ़ गई है। मरीजों और अमवात की तादाद के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 31 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 24 मिलियन के लगभग मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अमवात की तादाद 5,70,000 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका में एक्टिव केसेस की तादाद 7 मिलियन के करीब है, जिनमें से 9,000 मरीजों की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील दूसरे नंबर पर है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद लगभग 13 मिलियन हो चुकी है, जिनमें से 11 मिलियन से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अमवात की तादाद 3,30,000 तक जा पहुंची है। ब्राजील में एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 13 लाख है, जिनमें से 8,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद 12 मिलियन से ज्यादा है, जिनमें से 11 मिलियन लोग सेहतयाब हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 1,65,000 तक जा पहुंची है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 6,20,000 से ज्यादा है, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद 47 लाख है,
जिनमें से 3 लाख मुतासरा अफराद सेहत याब हो चुके हैं और 96,000 से ज्यादा मरीज लोकमाए अजल बन चुके हैं। फ्रांस में एक्टिव केसेस की तादाद 43 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 5,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस दुनिया में 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासरा अफराद की तादाद 45.5 लाख से बढ़ गई है, जिनमें से 42 लाख के लगभग मरीज सेहत याब हो चुके हैं, जबकि 1 लाख के करीब मरीज लोकमाए अजल बन चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 3 लाख के करीब है, जिनमें से 2,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज ताहाल जारी है और फौजी हुकूमत की जानिब से लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, जिसके बाइस सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। म्यांमार में होने वाले फौजी बगावत के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन से सैकड़ों अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक बच्चों के हकूक से मुतल्लिक काम करने वाली तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार की फौज ने मुंतखब हुकूमत पर कब्जे के बाद कशीदगी के दौरान मुबैना तौर पर 40 से ज्यादा बच्चों को भी तशद्दुद में हलाक कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार की सूरत हाल दगरगू है। मुकामी तंजीमों की तरफ से म्यांमार में अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद लगभग 550 हो चुकी है। दूसरी जानब गिरफ्तार सियासी रहनुमा आंग सान सूची पर म्यांमार के सरकारी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी मुकदमा दायर कर दिया गया है। कबल अज़ीं आंग सान सूची और दीगर 4 रहनुमाओं के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते भी मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसके तहत 14 साल तक की सजा हो सकती है। ताहम नए मुकदमात इनमें मजीद इजाफा हैं। सलामती काउंसिल ने म्यांमार में तशद्दुद और आम शहरियों की हलाकत पर इजहार तशवीश करते हुए शदीद मजम्मत की है। रवां हफ्ते 2 रोज से जारी इजलास के बाद मुतफिका बयान में कहा गया है कि सलामती काउंसिल के अराकीन को म्यांमार में बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। आंग सान सूची के वकील के मुताबिक सूची की काबीना के 3 वजीर, सूची खुद और इनके एक ऑस्ट्रेलवी मुशीर पर सरकारी राजों के कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया है। रवां हफ्ते एक दिन में फौजी हुकूमत की तरफ से 100 से जायद मुजाहिरीन की हलाकत के बाद अमरीका ने म्यांमार के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और रूस ने भी म्यांमार में शहरियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार कर दिया है। मुजाहिरीन ने यंगून में फौजी मिल्कियत के प्लाजे को आग लगा दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने छापे मारे और पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। म्यांमार में फौज ने वायरलेस इंटरनेट सर्विस बंद करने का हुक्म दे दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम बढ़ते हुए मुजाहिरों और सोशल मीडिया पर फौज पर शदीद तनकीद के बाद किया गया है। फौजी हुकूमत लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब करके उन्हें रियासती दहशत और तशद्दुद का निशाना बना रही है, लेकिन तशद्दुद और हलाकतों के बावजूद एहतजाज में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, ये तो था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं worldview@ptv.com.pk पर। मुझे अपनी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।